जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको शहर की तमाम खबरें, जो भी महत्वपूर्ण खबरें हम लगातार आपको बेमिसाल हरियाणा न्यूज और दैनिक खबरों के माध्यम से दिखाते रहते हैं। फिलहाल आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर खुशियां चल रही हैं। सीनियर एडवोकेट अश्विन त्रिखा जी का आज जन्मदिन, और साथ ही एक अनोखा रूप एक दिखाता हूं आपको, अंदर लेकर चलते हैं आपको। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं हरियाणा की कहूं सबसे लोकप्रिय विधायिका कहूं, फिलहाल मंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। थोड़ा सा अंदर लेकर आए, किचन दिखा रहा हूं, ये देखें आप, सीमा त्रिखा जी यहाँ पर मौजूद। और मैं अचानक ही आया हूँ यहाँ पर। आज हम अचानक पहुंचे हैं, समझ लो कि छापा मार दिया आज हमने। और किचन में मिली है सीमा त्रिखा जी विधायिका, अब मंत्री पद पर आसीन है। और ये देख ले, देखा एक बार भाई साहब क्या बना रहे हैं। कड़ी बन रही है। कड़ी कड़ी बन रही है। कड़ी बन रही है। हरियाणा के लोग कहें, पंजाबी लोग कहें, पंजाबियों के लिए बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन है कड़ी। हमें भी बड़ी पसंद है। थोड़ा सा अंदर लेकर चलेंगे, एक बार आए प्लीज। और दिखा दूं यहाँ पर सीनियर अधिवक्ता, यहाँ पर अश्विनी त्रिखा जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से, सुबह से ही यहाँ पर लोगों की शुभकामनाएं और केक काटे जा रहे हैं। कितने लोग आ चुके हैं और ये सिलसिला मुझे लगता है देर रात तक आज चलता रहेगा। तो हम एक बार बात भी करेंगे। सबसे पहले त्रिखा साहब बड़े आज बिजी हैं। त्रिखा साहब से एक सवाल जरूर करूंगा। त्रिखा साहब, सुबह से ये जो है खुशियों का माहौल लगातार दिखाई दे रहा है आपके घर पर, लोगों का प्यार उमड़ रहा दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? भोलेनाथ की कृपा कहेंगे। भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ की कृपा। बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के, बड़े ही कम शब्दों में बात खत्म कर देते हैं। मैं बात एक बार आए यहाँ पर एक बार हाँ जी। सीमा त्रिखा जी से बात जरूर करूंगा। और अश्विनी जी को तो बधाई हमने दे ही दी है। और आए यहाँ पर खत्री साहब, आप जाए ना, इधर बैठे प्लीज, इधर आए, आपसे भी बात करूंगा मैं। तो विधायिका कहें, मंत्री जी अब बन चुके हैं, बड़े पद पर आसीन है। तो सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आदर के साथ राम राम और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी, कुछ सवाल हैं हमारे। हालांकि हमारे सवाल जब भी चलते हैं बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, लेकिन थोड़े से जो सवाल जो कि हरियाणा के लोगों के कहे, फरीदाबाद के लोगों के कहे, आप मंत्री पद पर आसीन हो चुकी हैं, बहुत बड़ा आपको महकमा मिल चुका है, और विधायक से आप मंत्री बन गई। सबसे पहले तो किसको श्रेय देंगे और अब कैसा लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले अपने देश के पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय कृष्णपाल जी की भी हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे अधिक आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे करके यहाँ तक पहुंचाया, जिनका हर घड़ी सहयोग मिला। मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस दिन मैं ओथ लेकर के वापिस आई, कोई प्लान प्रोग्राम नहीं था कि कैसे आना है, क्या करना है, लेकिन पूरे शहर से इतनी फोन कॉल्स थी और सबने हर प्रोग्राम अपने मन से अरेंज किया हुआ था। और जितने मैंने लोगों के चेहरे देखे, जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, और जो मैं ये कहूँ कि उनकी आंखों में चमक थी, तो वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा और चमकती हुई आंखें मुझे दिखी, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सुकून था कि हर व्यक्ति को लग रहा था कि ये सीट सीमा को नहीं, हमें मिली है। तो ये हंसता मुस्कुराते चेहरे की लोगों को हमने देखा। मैंने भी वहां पर बाइट चलाई थी, एक ही सवाल किया था कि किसको श्रेय देंगे। अभी एक चेहरे की बात करते हैं। आपके कई चेहरे हैं। कभी आप किचन में गृहिणी के रूप में दिखाई देती हैं, कभी समाज सेविका के रूप में, विधायिका के रूप में आपको देखा लोगों ने, पार्षद के रूप में, मंत्री के रूप में देख रहे हैं। कितने चेहरे और कैसे कैसे आप मैनेज करती हैं? मैं सोचती हूँ कि मैं ना बहुत ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने, तो जन्म तो उसके हाथ में है, और वो किसको बेटा बनाएगा किसको बेटी, ये भी वही तय करता है। तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे बेटी बना के जन्म दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हरियाणा में तो बेटियों की रेशो भी बड़ी कम थी मोदी जी, मनोहर जी के आने से पहले, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगला जन्म भी अगर मेरा लिखा है तो वो भी बेटी बना कर हो। और हमारे पास भगवान ने एक ही बेटी दे रखी है, और मेरे को कभी दिल में लगा नहीं कि वो बेटों से कम है, ना मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कभी ऐसा महसूस होने दिया। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि हम जितने चेहरे आप बता रहे हैं,
एक महिला ही है जो मल्टीटास्क जिसे हम बोलते हैं कि वो बहुआयामी होती है। उसे घर से जन्म से ही सिखा दिया जाता है कि बेटा तेरे पर ये काम करने हैं। हम बोलते हैं ना, आम भाषा में भी आप किसी को मिलोगे तो वो बोलेगा बेटी को तो दो दो घर संभालने हैं, दो दो घरों को देखना है। तो वो जो सारी चीजें है ना, डीएनए और चिप में इनबिल्ट कुदरत ने डाली हुई है। तो आपने बताया जैसा कि एक युवती है, महिला है, उसके ऊपर दो दो घरों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी जो है पूरे हरियाणा की हो चुकी है। तो अभी तक विधायक का पद आपने संभाल रखा, एक विधानसभा आपके अंडर में थी, पूरा हरियाणा अब आपके अंडर में आ चुका है, तो कैसे मैनेज होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। जी आज वो हमारे देश के तो प्रधानमंत्री हैं, पर अगर वर्ल्ड लीडर का नाम माना जाएगा तो सभी देश मोदी जी का नाम लेते हैं, लोग तारीफ करते हैं, देश दुनिया तारीफ करती है। जो इतना सर्वप्रिय नेता है, मैंने उनको विभिन्न मंचों पे मैंने कार्यक्रम अटेंड किए हैं, उनको सुना भी है। वो हर मंच से हरियाणा की पॉलिसीज की तारीफ करना नहीं भूलते। वो हर मंच से बाकी प्रदेशों को भी कहते हैं कि हरियाणा की पॉलिसीज आप अपनाएं। और जब वो हरियाणा की पॉलिसीज की बात करते हैं तो वो आदरणीय मनोहर लाल जी की प्रशंसा में बोले गए शब्द उनके हमें भी ऊर्जा दे जाते हैं कि हम एक ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं कि जिसका सबसे चाहने वाला व्यक्ति विश्व का वो उनकी तारीफ करते हैं। तो मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी से आदरणीय मनोहर जी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। देखिए, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 14 के बाद पदभार संभालते ही 6 महीने के अंदर उन्होंने दे दी थी। मनोहर जी का जो कार्यकाल रहा है उसे हम पारदर्शी और समदर्शी बोलेंगे। 90 विधानसभा में अगर किसी मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष भाव से अगर रैलियां करी और वहां की एरिया डिमांड पर लोगों को हर चीज दी तो उसका नाम मनोहर लाल है। हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देने वाले मनोहर लाल जी हैं। और मनोहर लाल जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको करनाल का नहीं कहा जाएगा, नहीं तो बाकी मुख्यमंत्री अपने जिले और विधानसभा के रहे। तो ऐसे मार्गदर्शन में जब आपको काम करने का मौका मिलता है तो हम भी सीखते हैं कि सबको एक समान साथ लेकर के चलना है। तो जो पॉलिसीज उन्होंने चलाई अभी तक, रामविलास जी को साथ लेते हुए और हमारे कंवरपाल जी को साथ लेते हुए, 3 महीने का बहुत 90 दिन का बहुत छोटा सा टाइम हमें मिला है। तो मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीजें पाइपलाइन में है उनको हम समय सीमा के अंदर जनता तक उतार कर दें। जी, मेरा एक एक सवाल है, बड़ा कहूँगा तीखा सवाल है ये, कि क्योंकि इस समय स्कूल खुल चुके हैं, री-एडमिशन हो चुके हैं, हो रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हैं, इनकी पढ़ाइयाँ, मंत्री जी आपने देखा होगा, बड़ी महँगी है, इनकी बुक्स बड़ी महँगी आती हैं। इस साल ले ली जाती हैं और अगले साल वो उनको बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती हैं। 5-5 हज़ार रुपए का केजी के बच्चों का सेट आ रहा है, फर्स्ट क्लास के बच्चों का सेट आ रहा है। तो क्या इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाएगा, या इसी तरीके से जो शिक्षा की जो नीति है उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई? नहीं, जो अभी केंद्र से भी शिक्षा की नीति बनकर आई है उसमें भी इन सब के लिए जगह है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास एक रिलीजियस प्लेसेस होती है, जी मंदिर कहें, कोई भी नाम देते हैं हर धर्म के अनुसार। और मैं सोचती हूँ कि शायद उनके बराबर का जो घर है वो स्कूल है, जी संस्कारों का घर है, और जो इसे चलाते हैं। मैंने देखा भी है कि जिन बच्चों के फादर नहीं है तो बहुत सारे स्कूल उन बच्चों को फी कंसेशन दे करके अलग अलग तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। पर हाँ, 100 के 100 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ जगह पर गड़बड़ भी मिल सकती है। तो उन्हीं उन्हीं गड़बड़ के ऊपर कैसे आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, विभाग द्वारा, या डीईओ यहाँ पर बैठी हैं वो कार्रवाई नहीं, करेंगे? बिल्कुल, अगर कहीं से कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो जरूर से मैं अधिकारी को बोल करके भी, और मैं खुद शिक्षिका रही हूँ, जी मैं तो पहले भी बोलती रही हूँ कि अगर हम कहीं सड़क से निकलें और समय सरकारी स्कूल का चल रहा हो तो हमें 5 मिनट के लिए जा करके, यदि वो मिड डे मील ही चल रहा है तो एक चम्मच खा लें तो जी बिल्कुल। हर्ज नहीं है। तो अब क्योंकि ऐसी जिम्मेवारी पर हूँ तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि जहां से निकलूं, क्योंकि अब एग्जाम शुरू है तो आधे घंटे की क्लास मैं भी ले सकती हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, और बिना बोले में। उससे एक आपको ये फीडबैक भी मिलता है कि बच्चे जो आंसर दे रहे हैं एक्चुअली तो वो टीचर का टेस्ट हो रहा होता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मुझे टीचर्स, पेरेंट्स, जहां से भी जिसको जो
सुविधा चाहिए होगी, मैं उसका हल निकालूंगी। और जिस तरीके से पीछे देखा गया था कि मनोहर सरकार ने सरकारी स्कूलों में जो छात्राएं उनको टैबलेट दिए कि घर पर ही आप पढ़ सकते हैं, स्कूल समय आने की जरूरत नहीं, कोरोना काल था, आप भी वहां पर मौजूद थे। एनआईटी 5 सरकारी स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में आप वहीं पर मौजूद थे और शुरुआत भी आपने ही की थी। कुछ बच्चों की शिकायतें उनको मिल नहीं पाया या उनको अभी जरूरत है, तो सरकार क्या उनके लिए भी कुछ काम करेगी? देखिए, अगर किसी का ऐसा होगा, मैं स्कूल्स में मीटिंग लेकर के भी पता करूंगी। अगर ऐसा होगा तो उनको निश्चित रूप में सुविधा कराई जाएगी। और अब हमारी जो क्लासेस हैं, अब हम इन रूटीन सब ऑनलाइन से हट करके जी अब हम प्रैक्टिकल क्लासेस में आ चुके हैं। जी और मैं समझती हूँ कि हालांकि ऑनलाइन हमारी मजबूरी थी सभी की उस जी समय, बिल्कुल। लेकिन जब टीचर के रूबरू होकर के पढ़ा जाए ना, तो उसका नतीजा इफेक्ट कुछ हो गया। और बेहतर आता है। बच्चा ऑन द स्पॉट आपसे पूछ सकता है, बच्चे का ध्यान पूरा केंद्रित रहता है, क्योंकि इस बंद कमरे के अंदर 40 बच्चे हैं और टीचर वो 45 मिनट उन 40 बच्चों पे खर्च जी करने बिल्कुल वाली है। बिल्कुल। तो ये फर्क रहता है। खत्री साहब बैठे हुए हैं आपके साथ और एक मजबूत स्तंभ की तरह आपके साथ रहते हैं, बहुत समय से पूर्व युवा जिला अध्यक्ष रहे हैं और लगातार जुड़े रहते हैं। खत्री साहब क्या कहेंगे, बहन जी के साथ बैठे हैं देखो, हम? बड़ी बहन है मेरी, जी छोटे भाई होने के नाते ये तो मेरी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। जी जो संस्कार दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये तो मॉरल ड्यूटी। वैसे ना, मैं आपके माध्यम से बहन जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी बहन जी, चाहे हमें तो ये 3 महीने मिले, 90 दिन मिले, इसमें चाहे आप नोट बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, चाहे अपनी हरियाणा सरकार की, एक ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक तो बुक्स रिपीट हो, हाँ, जी उसमें कोई नया वर्जन अगर थोड़ा यही बहुत आ सवाल जाता मैंने है। अच्छा, उसमें क्या है कि कोई बच्चा पूरे सूरे वाला है या उस टाइम उसके सरकमस्टांसिस अच्छे नहीं है उस परिवार के, तो वो कम से कम अपने दूसरे जो पास आउट करके उसके लिए में हम उसकी लोग लेके। और पढ़ते थे, हम बच्चों बहन का जी, एक दूसरे को देते थे। हम इसी तरह से पढ़े, बिल्कुल। मोहल्ले में घर पे कोई जो पढ़े थे उनके। एक तो ये हो, एक स्कूल से बुक्स लेने की कंपल्सन भी हट जाए, उनका जो वो मतलब प्रॉपर सिंगल वेंडर है एक वो हट। अब कॉपीज हैं, कॉपीज मतलब अगर हम सोच देखें कि बाजार में अगर जो कॉपी 10-20 रुपए की मिलती, वो वहां से 50 की मिलती होगी, जरूरी बात। थोड़ा सा आप इन चीजों का ना ध्यान जरूर कसें इनको, जरूर। और कुछ एक छोटा सा हिस्सा भी बनाएं उसमें कि मतलब कोई नीडी बच्चा है आपके स्कूल में पढ़ रहा है, आज उस बेचारे की ताकत उसके पेरेंट्स की नहीं है, तो वो कंटिन्यू हो जाए, है ना, उसमें कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत हाथ हल्का कर दिया जाए, ताकि उस बच्चे को ये फील ना हो कि मेरे पेरेंट्स ने मतलब देखो जी 10 साल तो फीस दी है और अब ये 2 साल मेरे पेरेंट्स अगर इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हाँ, अच्छा, कई बार फीस स्केल भी बढ़ जाता है, जैसे अब मेरे अपने बच्चों ने कॉन्वेंट से करी है, 10वीं तक का उनका फीस स्केल जो है ना और स्कूलों के कंपेरेटिवली रीजनेबल है, लेकिन 11th-12th में उनका जो फीस के है वो बहुत बहुत बढ़ जाता है 10th के कंपेरेटिवली। तो ये भी देखना है एक बार। नहीं, जरूर से ये सारी चीजें आप जो तो है खुद भी टीचर है। समाज में, दरअसल क्या है कि कोरोना के बाद में बहुत फ्लक्चुएशन हुई है और बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, अपनी सारी ताकत अपने बच्चे को बनाने में लगाता है, बिल्कुल। पूरी ताकत लगाता है, और ऐसे में वो कर्जदार भी हो जाता है। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि पहले सांसों को बचाने की ज्यादा नौबत थी, और उसके बाद में जेब जो है, इकोनॉमिक सिस्टम सभी का हिला। अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं सभी लोग, तो ये व्यवस्थाएं भी और बेहतर होंगी। 1 मिनट और लूंगा चावला जी। मैं बहन जी आपकी बात पे बात कर रहा हूँ। मैंने कोरोना के टाइम में अपने पूरे सर्कल को कहा, भाई मेरे को तुम पैसे दो और सामान दो। मैं कुछ एक परिवार, अपने परिवार ऐसे हैं जो मतलब कोई भिखारी नहीं है या कोई कामचोर नहीं है, लेकिन उन बेचारों के थे रिक्शा के, ऑटो के, साइकिल रिपेयरिंग के, चाय के थे, रेड़ियां लगाते थे। मैं कहा अब वो जो है ना लाइनों में और आधार कार्ड दे के ले नहीं सकते राशन। तो हमने उन लोगों को बहन जी आपके आशीर्वाद से मतलब उनके घर से भी थोड़ा सा दूर बुला के ना और उनको वो राशन रख के दिए कि उसके पड़ोसी को भी ना पता लगे कि ये कहीं से मांग के लाया। और इसमें समाज ने बड़ी मदद करी और हमने अपने लोगों तक सब तक पहुंचाया जा सका पहुंचा। देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी ने देश में मिसाल कायम करी है। हरियाणा ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कोई नई नोट छापने की टकसाल नहीं बनाई, लेकिन फिर भी देश में 1,20,000 वाला गरीब है और हरियाणा में 1,60,000 वाला। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने लीकेज रोकी है।
और कहीं ना कहीं वो उस गरीब के घर तक का दर्द समझा उन्होंने। और जब हम 1,80,000 तक के ले गए खींच करके, तो उसमें ये सारी सुविधाएं उसमें डाल दी हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या है हरियाणा में जिनको इसका लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। मिलता रहेगा लाभ। बता दें आपको, हम लोग फिलहाल मौजूद हैं मंत्री जी जो बन चुकी है सीमा त्रिखा जी के निवास पर। अश्विनी त्रिखा जी का आज जन्मदिन है और लगातार शुभकामनाएं चल रही हैं। बता दूं आपको, सीमा त्रिखा जी ने शिक्षिका के तौर पर अपना जो है जीवन कार्य शुरू किया था। शिक्षिका से आगे बढ़ी, राजनीति में आई, पार्षद बनी, पार्षद से फिर विधायक बनी, फिर सीपीएस, उसके बाद फिर विधायक, और एक बड़ा मंत्रालय अब इनके पास। पूरे हरियाणा शिक्षा मंत्री बन चुकी हैं। देश की, हरियाणा की, खासकर फरीदाबाद के लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ। मेरे 2 सवाल थे और खत्री साहब ने वो वही सवाल कर दिए। तो मंत्री जी का कहना है कि बड़ी ही जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होगी। मात्र 3 महीने हमने देखा है भड़कल विधानसभा में कई ऐसे कार्य थे जो रुके हुए थे, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके कार्यकाल में वो काम पूरे हुए। और मुझे कम से कम पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ही जल्दी इन 3 महीने के अंदर बहुत बड़े काम होंगे और होने वाले हैं। और जो छात्र छात्राएं शिक्षा से दूर रह जाती हैं, उनके लिए भी बड़ी जल्दी नई पॉलिसी आएंगी। तो जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि अब हरियाणा में शिक्षा किस स्तर पर आगे बढ़ेगा। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।